हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जयप्रकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्टमेट पे। तो जैसा कि मेरे पीछे जो है बैकग्राउंड लगा हुआ है जिसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। स्टाफ नर्स हमारे जितने भी हैं बिहार में या हमारे भारत देश के, जो जिन्होंने बीटीएससी के साइट पे आज नोटिस देखा होगा, जिन्होंने अप्लाई किया था या जिनका अप्लाई नहीं हो पा रहा था, बीटीएससी के साइट पे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए जो है एक नोटिस आया था कि इसकी तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है विस्तारित की गई है। तो हम लोग उसको समराइज़ किए हैं नोटिस को, तो देखेंगे आप लोग कि क्या है इसमें। तो जैसे बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना महत्वपूर्ण सूचना विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स की विज्ञापन संख्या थी जो जिसके वैकेंसी आई थी तो 23/2025 के ये नाम से आई थी। स्वास्थ्य विभाग बिहार में कुल 11,389 स्टाफ नर्स की भर्ती होनी है। इसके लिए 25/4/2025 से 23/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/5/2025 के बाद आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। तो क्या आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, तो देखेंगे कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जा रही है ना। और जो है क्यों ये सारा नोटिस आया है और क्यों न्यायालय ने ये आदेश किया है उस पर भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं, आप लोग को जानकारी हो जाए कि क्या डिटेल है। तो आते हैं उस पर हम लोग। देखेंगे पटना उच्च न्यायालय में ये जो है रीट दायर हुआ था जो जिसका नंबर है 78 केस। इसी सूचना के आधार पे जो है वो बीटीएससी ने वो स्वास्थ्य विभाग को ये उच्च न्यायालय ने जो है नोटिस दिया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो है बीटीएससी को नोटिस किया कि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि आप जो है इसमें संशोधन कीजिए। जो भी हमारे जो आवेदन में अप्लाई कर रहे थे छात्राएं या जो भी जीएनएम में स्टाफ नर्स में हमारे जो भी अभ्यर्थी थे जो नहीं कर पा रहे थे, जिनको समस्या हो रही थी बीटीएससी के नियम के कारण, उसमें बदलाव कीजिए क्योंकि सभी एप्लीकेबल हो पाए। तो क्या क्या था, तो आवेदन की तिथि जो थी वो 16 ये रीट जो है 16 मई 2025 को की गई थी और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति और याचिकाकर्ता कौन है, रिंकू कुमारी, अन्य प्रतिवादी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो जिन्होंने साथ में जो रीट दायर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना। अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने उसका जो समराइज़ किया है। याचिकाकर्ता जीएनएम डिप्लोमा और डिग्री धारक है और बिहार नर्सिंग कैडर नियमावली 2025 के नियम 6 में निर्धारित योग्यता को चुनौती दे रहे हैं, है ना। जो नियम 6 में जो योग्यता निर्धारित किए गए थे उसको ये चुनौती दे रहे हैं। नियम 6 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता जीएनएम कोर्स है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। बिहार से बाहर संस्थानों के लिए, ये मेन लाइन देखेंगे आप लोग क्या है, बिहार से बाहर संस्थानों से पढ़े उम्मीदवारों के लिए आईएनसी मान्यता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो जैसा कि इसमें क्या था कि ये तो आईएनसी की मान्यता जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नर्सिंग कॉलेज को देती है। तो आईएनसी नर्सिंग कॉलेज को अप्रूव करती है, ना कि स्टूडेंट को करती है। तो क्या कहना है इसमें देखेंगे ये लोग आप लोग। बीएससी नर्सिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण आवश्यक है, ये तो कराना सभी को अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आईएनसी ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करता बल्कि संबंधित राज्य की नर्सिंग परिषद को अधिकृत करता है, यानी जो स्टेट का नर्सिंग काउंसिल होता है उसको वो ऑथराइज करता है कि आप जो है इनको मान्यता दीजिए। इससे बिहार के बाहर छात्रों के साथ भेदभाव होता है। यानी क्या है, या बीटीएससी क्या कह रही थी, बीटीएससी क्या कह रही थी कि बिहार से जो भी बाहर है उनको आईएनसी का सर्टिफिकेट जो है वो लाना था। आईएनसी का सर्टिफिकेट उनको दिखाना था कि आपका कॉलेज जो है वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं बिहार से बाहर में जो एक कमरे में एक छोटा सा बिल्डिंग में जो है वो कोर्स चलाते हैं।
तो कैसे पता चलेगा कि ये कॉलेज, बिहार सरकार तो देखने जाती नहीं है, ये फर्जी कॉलेज है या क्या है। तो इससे बचने के लिए बिहार सरकार ने ये नियम लगाया कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त। लेकिन यहाँ पे कुछ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है बिहार से जो पढ़ने वाले हैं, उनके साथ गलत हो रहा था कि वो वहाँ से सर्टिफिकेट आईएनसी से कैसे लाते हैं, क्योंकि आईएनसी ने जो है वो तो एक अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि हम जो है वो इतना एक बार में मेरे पास बहुत सारे आवेदन आ गए हैं, हम इतना जल्दी किसी का नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आवेदन कर जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता आईएनसी का, वो इससे बाहर हो जाते वैकेंसी में। तो उसके लिए जो है वो न्यायालय ने जो है सभी को जो है अंतरिम आदेश दिया है। क्या दिया है वो भी देखते हैं। इस पे छात्रों को राहत दिया कि महाधिवक्ता ने भी माना कि नियम पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जो आईएनसी का सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला जा रहा था बीटीएससी के द्वारा, उसको चुनौती दी गई हाई कोर्ट में कि स्टूडेंट को तो दिया नहीं जाता है आईएनसी के द्वारा, कॉलेज को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है आईएनसी से मान्यता जो होता है। तो ये स्टूडेंट कैसे दिखाएंगे, स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे कि मेरा जो है वो आईएनसी से वेरीफाइड कॉलेज है। ये कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट जानती है। तो इससे जो है बाधित हो रहे थे, तो इसको चुनौती दिया। तो यहाँ के जो महाधिवक्ता है बिहार सरकार को, उन्होंने माना कि हाँ ये गलत है और फिलहाल आवेदन करने की अनुमति होनी चाहिए इनको, क्योंकि आवेदन करने की अनुमति होगी तभी वो फॉर्म भर पाएंगे, तो एग्ज़ाम देंगे और आगे का डिसीजन होगा क्या कि उनको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, वो तो जांच का विषय हो जाएगा। याचिकाकर्ता वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। आईएनसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। क्या है मेन पॉइंट, अनिवार्य नहीं है। आवेदन के समय, यानी आवेदन के समय कब, जब आप फॉर्म भरेंगे, क्या बोला जा रहा था कि आईएनसी का सर्टिफिकेट आप आवेदन करते समय, फॉर्म अप्लाई करते समय उसमें अपलोड कीजिए। लेकिन अंतिम परिणाम इस याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा, यानी अभी तक फाइनल हियरिंग नहीं हुआ है, जो फाइनल डिसीजन होगा उस पर निर्भर करेगा। पंजीकरण बिहार नर्सिंग परिषद में अनिवार्य है, यानी बिहार नर्सिंग काउंसिल में इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पर आवेदन अस्वीकार नहीं होगा, है ना। यदि यह अभी तक नहीं हुआ है तो आवेदन अस्वीकार किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। चलिए, अगली सुनवाई कब है, तो 22 जुलाई को है ना। ये अगली सुनवाई जो कब है वो 22 जुलाई को है, इसका ध्यान देंगे हम लोग, ये 22 जुलाई को है। चलिए, तो एक बार फिर से जो है अब हम लोग आ जाते, ये तो हो गई कि क्या हुआ है, क्यों डेट जो है एक्सटेंड हुआ है हमारा बीटीएससी में, तो कैसे कैसे हुआ, ये हाई कोर्ट में जो है ये गया मामला, और फिर उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है उसका डेट बढ़ाया है। अब देखते हैं कि एक बार जब डेट बढ़ ही गया है ना, तो डेट जब बढ़ गया है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम भी बढ़ गया है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको जो है वो क्या एग्ज़ाम में मेन पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो एग्ज़ाम कुल 100 मार्क्स के होंगे, है ना, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स से 1 अंक मिलेंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे और उसके 1 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए कितने अंक काटे जाएंगे, तो 0.25, यानी 4 गलत करेंगे आप तो 1 अंक कटेंगे आपके। मेरिट के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों में 0.75 से गुना किया जाएगा मेरिट बनाने के लिए, है ना। तो इसमें मेरिट जब बनेगा तो आपका 0.75 से गुना किया जाएगा, यानी आपका एग्जाम तो हो रहा है 100 नंबर का, लेकिन सरकार उसको 0.75 से गुना करके मेरिट बनाने में कितना उसको समझेगी, 75, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब किन्हें कितना अंक लाना जरूरी है, जिसको परसेंटेज में हम लोग देखेंगे किन्हें कितना अंक लाना जरूरी है ना। तो 40% जो है वो जनरल को बोला जा रहा है। ओबीसी के लिए कितना है, 36% है, 34% है ईबीसी के लिए। एससी एसटी वुमेन पीएच को कितना लाना है, 32%। तो एक बात ध्यान देंगे कि ये जो वुमेन है ये किनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ये जो सिर्फ बिहार में है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये रिजर्वेशन वुमेन वाले जो रिजर्वेशन क्या सभी को मिलेंगे, नहीं, वो सिर्फ बिहार में जिनका जन्म हुआ है, बिहार का डोमिसाइल है, उन्हीं के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन स्टेट के अंदर ही लागू होता है, स्टेट के लोगों के लिए लागू होता है ना। और चलिए इस पर एक और हम बात बताना चाहेंगे आपको। जैसे अगर मान लीजिए आप जनरल से हैं तो आप 100 अंक का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं,
एग्जाम आप 100 अंक का दे रहे हैं, है ना, तो आपको 40% इसका कितना होता है, तो 40 अंक होता है ना, 40 अंक यानी 40 प्रश्न, 40 प्रश्न। हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, 40 प्रश्न आपको बनाने के लिए सरकार बोले, लेकिन आपको जो है 60+ बनाने हैं सही। अगर आपको लगता है कि आपने 60 प्रश्न अगर सही बना लिए हैं और लगता है कि आप इसके ज़्यादा नहीं बना पा रहे, तो गलत मत बनाइएगा, लेकिन टारगेट रखना है कि आप 60 प्रश्न जो है सही बना ले, या आपका 55 ही बने सही एकदम सही आपको लग रहा है कि सही बना ले तो रुक जाइए। आप गलत लेकर के चांस मत लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव अंक है, जो आप पॉजिटिव बनाएंगे, जो सही आपका रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो मैंने सरकार से हमारी बात होती है, सरकार क्योंकि सरकार सचिवालय जाना ना होता है, तो वहाँ से बोला इतना ही गया है कि लगभग कट ऑफ से हमें आगे रहने की थोड़ा ज़रूरत है ना, कट ऑफ पार करने की ज़रूरत है और आगे कट ऑफ से थोड़ा आगे रहने की ज़रूरत है, तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो गलत क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे, ये ध्यान में रखना है ना। तो 60+ आप बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन रहेगा। 60 जो है अंक का, है ना, आप बनाएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। कोशिश करना है कि 60+ बनाएं हम, है ना, गलत नहीं बनाना। एक एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ऐसे ही 36 है, तो ये जो है वो क्राइटेरिया जो है ये आप समझेंगे एक हिसाब एक तरह से कि ये सारे जो क्राइटेरिया हैं आपके ये जो क्राइटेरिया है एक बार में समझेंगे 100 मार्क्स के लिए, अगर समझेंगे हम लोग तो आपको 100 मार्क्स पे बनाने हैं, लेकिन इसको 0.75 से अगर गुना कर देते हैं हम लोग तो हो जाता है 75 अंक, है ना। तो ये जो है आपका 100 मार्क्स के लिए परसेंटेज है, 100 मार्क्स के लिए परसेंटेज है, लेकिन आपका जो भी अंक आएगा, है ना, उसमें 0.75 से गुना किया जाएगा, 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। यही समझना है कि 100 में से आप जो भी ला रहे हैं उसमें 0, यानी कि अगर मान लीजिए 60 आ रहा है तो आपका 0.75 से गुना कर दिया जाएगा, है ना। इस तरह से 60 में 0.75 से गुना कर दिया जाएगा। आप गुना कर लीजिए कितना आता है आपका अंक, है ना। तो इस हिसाब से 60 में 0.75 से गुना कर, तो ये जो परसेंटेज है आपका 100 मार्क्स का परसेंटेज है ना। अगर इस हिसाब से बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये जो 40% लाना है वो हमें अंक लाने के बाद जो है 75 का 40 लाना है या नहीं, तो यहाँ आप 75 का 40% अगर करते हैं, है ना, 40% करते हैं तो कितना होता है, ये आप गुना करिए, तो उतना आपको मार्क्स 75 नंबर के हिसाब से लाना है। तो बात बराबर होता है ना, बात बराबर हो जाता है कि 75 में आप 75 का 40% जो है आपका वो मेरिट बनाने के लिए होगा, और 100 में जो मार्क्स आएंगे वो 100 में आप जो कैरी करते हैं तो उसका ये जो 40% है या जो भी है कैटेगरी वाइज वो आपको लाना है। ये 100 अंक के आधार पे है ये, है ना। तो चलिए आपको जो है आज इन्फॉर्मेशन जितने बताना था, कोड क्यों डेट बढ़ा है ना, और कितना आपको लाना है कैटेगरी वाइज, ये ध्यान में एक बार ला दिए हैं। उस हिसाब से आप तैयारी करिए एक बार, तो कितने प्रश्न होंगे ये सब भी बताया है, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से अगर समय मिला है आपको तो। और हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आपको तैयारी भी करा रहे हैं, तो वो हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपको जो है वो क्वेश्चन जैसे जो बीटीएससी का पैटर्न है कि 40% जो है वो आपके हार्ड क्वेश्चन रहेंगे जो थिंकिंग बेसिस पे रहेंगे आपके, है ना, और 20 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके डे टू लाइफ के होंगे, जो आपको याद होंगे, इजीली याद होंगे, है ना। ऐसे ही जो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, 20 से 30% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मॉडरेट होंगे।
मॉडरेट होंगे, है ना। तो ये 20 to 30% ईजी होंगे, लेकिन 40% जो होंगे आपके थिंकिंग एबिलिटी से जुड़े होंगे और जो आपने काम किया है उसे स्किल बेस्ड पे रहेंगे, और 20 to 30% आपके मॉडरेट रहेंगे जो बीच मध्यम स्तर के रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे ही पैटर्न बनता है एग्जाम का, कोई भी तीन पैटर्न पे बनते हैं, एक होता है इजी, मॉडरेट और हाई। तो आपको ये मैंने बता दिया है, और फिर से जुड़े रहिए हमारी टेस्टमेंट की टीम के साथ, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको तुरंत सूचना दी जाएगी। और आपका कोई भी सवाल है तो उसको हमारे कमेंट्स में लिखिए, और कोई भी समस्या है उसको बताइए, हम लोग उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं जयप्रकाश सर आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।